नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल मैथ से समाधान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं लगभग 3 माह के बाद जो है कोई वीडियो बना पा रहा हूँ। अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन इस 3 महीने के दौरान जो लगभग 1000 सब्सक्राइबर हैं उसमें से करीब 200 से 300 लोगों ने समय समय पर मेरी कुशलता के बारे में जानने का प्रयास किया। उससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आप लोग मेरे वीडियोस को, मेरी मेहनत को जो है बहुत स्नेह दे रहे हैं। उस सभी इन बातों के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। तो आज फिर एक नए वीडियो को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और अभी आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, CGPSC परीक्षा, मुख्य परीक्षा होनी है शायद जून महीने में, मई या जून महीने में। तो उसमें चूँकि मैं पिछले साल को छोड़कर पिछले 5 सालों से जो है PSC की क्लासेस लेता रहा हूँ, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि गणित विषय और विज्ञान विषय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं जो PSC परीक्षा में अपीयर होते हैं परीक्षार्थी, खासकर वो जो बायो ग्रुप से होते हैं, आर्ट ग्रुप से होते हैं। तो उन्हीं लोगों को थोड़ा सा मेरी ओर से सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से आज से मैं गणित विषय के लिए, ये गणित जो है आपके पेपर नंबर 4 में आएगा और उसके भाग 2 जो है, पेपर 4 का भाग 2 योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण, उसका एक भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि रोज़ कम से कम एक वीडियो डालूं और अगले 15 से 20 दिन में आपका या अधिकतम 1 माह में जो है आपका ये गणित वाला पोर्शन पूरा कर दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से फिर से एक नए वीडियो की। तो इस योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण में जो गणित का भाग है, उसमें जो पहला भाग है वो परिमेय संख्याओं का जोड़ना, परिमेय संख्याओं का घटाना, गुणा करना, भाग देना और परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जानने की कोशिश करते हैं कि ये परिमेय संख्या क्या होती है। और मैं इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँगा कि इससे संबंधित पुस्तक, माने जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपको किस कक्षा की किताब में ये विषय वस्तु मिलेगी। तो परिमेय संख्या का जहाँ तक सवाल है, यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद अर्थात SCERT, या उसको हम बोलें कि जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कक्षा 7वीं के सिलेबस में ये है परिमेय संख्याएं, कक्षा 7वीं के सिलेबस में। तो देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। मैं इंग्लिश भी यहाँ पर लिखता चला जाऊँगा जिससे कि अंग्रेजी मीडियम के जो परीक्षार्थी हैं उनको भी सुविधा हो। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यथासंभव मैं दोनों भाषाएं बोलने की कोशिश करूंगा। तो परिमेय संख्याएं, सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। तो ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। लेकिन यहाँ एक शर्त है, परंतु हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 ना हो, तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, माने कोई भी ऐसी संख्या हो जिसे हम अंश बटे हर के रूप में दिखा सकें, लिख सकें, एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या है कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये हर मैंने बराबर किया और काट दिया, माने हर बराबर नहीं है 0। मतलब हम अंश बटे हर के रूप में
किसी संख्या को प्रदर्शित कर सकें, लेकिन हर की जगह पे क्या ना हो, अगर शून्य ना हो, शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यदि इंग्लिश में देखें रेशनल नंबर्स, सो ऑल दोज नंबर्स which can be represented as numerator by denominator, where denominator is not equal to 0, then they will be called rational number. So those numbers which can be represented as numerator by denominator, and with the condition that denominator should not be equal to 0. If there is no 0 in denominator and the number can be represented in the form of numerator by denominator, then definitely it will be a rational number. तो ये हुई परिमेय संख्या। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, ऋण 7/5, 6/17। अंश और हर में, चाहे वो परिमेय संख्या, अंश और हर में प्राकृत संख्या हो सकती है, ठीक है, या फिर धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, कोई भी संख्या हो सकती है। बस शर्त यह है कि हर में अर्थात डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। 0/100, ऋण 1/10, और एक संख्या को मैं अलग लिख देता हूँ, 3/0। अब देखिए ये एक संख्या है ऋण 7/5। यहाँ पर अंश भी है, मीन्स न्यूमरेटर भी है, और हर भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो ये एक ऐसी संख्या हुई जो अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और ये वाली शर्त भी पूरी हो रही है, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हर का मान शून्य नहीं है, शून्य के स्थान पर कोई दूसरी संख्या अर्थात यहाँ पर 5 है। तो ये परिमेय संख्या होने के सारे जो क्राइटेरिया हैं उनको पूरा करता है, इसलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 6/17, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, हर का मान अर्थात जो डिनोमिनेटर है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। 0/100, अब जैसे ही 0/100 देखते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो मैंने जैसा कि बताया, अंश में और हर में कोई भी संख्या हो सकती है, सिर्फ एक कंडीशन है, हर में क्या नहीं होना चाहिए, शून्य। देयर शुड नॉट बी 0 इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर या जो हर है वो 100 है, अंश में, अंश के लिए कोई शर्त नहीं, अंश में शून्य हो सकता है। तो ये भी अंश बटे हर के रूप में लिखी गई एक संख्या है, और जहाँ पर हर का मान शून्य नहीं है तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब इस पे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्या है, लेकिन इसके हर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है, क्या है, शून्य है। और जो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसमें इसने कहा है कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हर का मान शून्य है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, where denominator should not be 0, then all those numbers are known as rational numbers. Okay, so all these are examples of rational number. 3/0 is not a rational number. Why? Because it has 0 as its denominator, and as per the definition, the denominator of the rational number should not be equal to 0. Since the denominator is here 0, therefore 3/0 is not a rational number. 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब एक प्रश्न पे और आते हैं जो कि कभी पूछा भी जा सकता है, 0/0। 0/0 एक कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर दिस 0/0 इज। तो आप यहाँ पर अगर इस तरीके से देखेंगे तो अंश में शून्य है, हर में शून्य नहीं, हर में शून्य है, तो आप इसको तुरंत बोल देंगे परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर में क्या है, शून्य है। लेकिन ये गलत सोच होगी। एक्चुअल में 0/0 का कोई भी मतलब नहीं होता। 0/0 हैज़ नो मीनिंग, देयरफॉर
इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एनी काइंड ऑफ नंबर, किसी भी प्रकार की एक संख्या के रूप में इसको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। तो इसका ध्यान रखिएगा, जब भी 0 बाई 0 के बारे में पूछेगा तो वो अपरिभाषित है, इनडिफाइंड है, किसी प्रकार की संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला भाग है इस परिभाषा को समझने के बाद, इस परिभाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि हर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस शर्त को हमेशा आप याद रखिए कि जब भी हम अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या लिखते हैं और अगर उसका हर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, और अगर हर 0 नहीं है, अंश में कुछ भी रहने दीजिए, तो वो एक परिमेय संख्या होगी। इसका आगे का भाग है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना। बहुत सिंपल है, मैंने जैसा कि बताया 7वीं कक्षा का सिलेबस है तो बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ना, परिमेय संख्याओं का जोड़ना, परिमेय संख्याओं का जोड़ना, तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, जोड़ना। अब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 3/7 है और दूसरी परिमेय संख्या है 4/8। मान लेते हैं हमको इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। हम 2 पे पहले देखते हैं। तो अगर हमारा प्रश्न है जोड़िए, ठीक है, 3/7 और 4/8 को जोड़िए, 8 3/7 एंड 4/8। तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखिए कि गणितीय प्रश्न का हल होता है, देयर इज ए सॉल्यूशन टू एवरी मैथमेटिकल क्वेश्चन। ओके, तो हल हमने लिखा। अब हमारी दी हुई संख्या है 3/7 और दूसरी संख्या क्या है 4/8। हमको इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे होंगे तो पहले तो हम ये देख सकते हैं कि इसका हर 7 है, 0 नहीं है, इसका हर 8 है, 0 नहीं है, माने दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस हर का इस डिनोमिनेटर का और इस दूसरे हर का दूसरे डिनोमिनेटर का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम देखिए मेरे इस YouTube चैनल में पहले ही करीब 40 वीडियोस डल चुके हैं। तो जो भी अगर बेसिक बातें आप लोगों को सीखनी हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस हैं, आप सर्च कीजिए और उनको देखिए, तो आपका ये जो छोटे छोटे जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो 7 और 8 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 7 और 8 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसका कम से कम एलसीएम निकाले जाने वाली संख्याओं में किसी एक में भाग जाए, दोनों में चला जाए तो अच्छी बात है। तो 2 से शुरू करते हैं। 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 7 को हम 7 उतार देंगे। 8 में 2 का भाग दिए, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दिए, 7 में भाग नहीं गया। अब 4 में गया, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दीजिए, 7 में भाग नहीं गया, 7 को हमने वैसे ही लिखा, 2 एकम 2। फिर 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 1 में भाग नहीं जाएगा 1। 1 की स्थिति आते तक हमको भाग देना है। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि भाग देने के लिए उस संख्या को चुनना है, ऐसी संख्या को चुनना है जिसका एलसीएम जिन संख्याओं का निकाला जाना है उनमें से किसी एक में कम से कम उस संख्या का भाग जाए। 1 से अधिक में या 2 हैं तो दोनों में जाएगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ 1 की स्थिति निर्मित हो गई, तो हमारा यह प्रोसेस पूरा हुआ। तो 7 और 8 का एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 आया क्या, इन दोनों का एलसीएम। तो आप यहाँ चिन्ह बनाइए। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 56।
नाउ दिस 56 विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ योर आंसर। ठीक है, आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। अभी मैं इसके गुण में बताऊंगा। सो 7 और 8 का हमने एलसीएम निकाला, वी फाउंड 56 एंड दिस 56 इज गोइंग टू बी द डिनोमिनेटर ऑफ योर आंसर। अब हम इस 56 में, इस 56 में पहले हर माने पहली परिमेय संख्या का हर अर्थात 7 का भाग देंगे। वी विल डिवाइड दिस 56 बाई दिस फर्स्ट डिनोमिनेटर। तो हम 56 को 7 से भाग देंगे तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 8 मिला। उस 8 का गुणा हम इस पहले वाले अंश पे करेंगे। पहली परिमेय संख्या के हर का भाग हम इस एलसीएम में देंगे, जो कि अब हमारे उत्तर का हर हो गया है। तो जो आएगा 7 का भाग दिए, 7 × 8 = 56, 8 मिला, उसका गुणा हम उसी परिमेय संख्या के अंश में करेंगे। तो 8 × 3 = 24, बीच में कौन सा चिन्ह है? धन। धन हमने लिखा। अब दूसरी परिमेय संख्या के हर का भाग देंगे इस जो एलसीएम आया है उसमें। 56 में 8 का भाग दीजिए, 8 × 7 = 56, 7 आया, 7 का गुणा उसके अंश में कीजिए, 7 × 4 = 28। तो ये हो गया 28 + 54 दैट इज़ 52/56। ये आपका क्या है? उत्तर है। आप इसको सिंप्लीफाई अर्थात सरल करें या ना करें, यहाँ तक भी आप लिखते हैं तो ये आपका उत्तर सही है। तो इस प्रकार हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए बीच में हमने धन का चिन्ह लगाया और उसके बाद व्हाट वी डिड, we have to find now the LCM of 7 and 8, these two denominators. Okay, now we found LCM of 7 and 8 is 56. Now divide this 56 by first denominator, that is 7, we got 8. Now multiply that 8 with this first numerator, 8 × 3 = 24 plus now divide this 56 by second denominator, we got 7 × 4 that is 28. Add these two numbers, 24 plus 28 that is 52/56. This is your answer. Now if you want this one to simplify, then you can do it, otherwise this is your answer and it is sufficient and correct answer. सर सरल करना चाहें तो कर दीजिए। 2 × 26 = 52, 2 × 28 = 56, फिर 2 से दीजिए, 2 × 13 = 26, 2 × 14 = 28। तो ये भी आपका उत्तर होगा, चाहे आप यहाँ तक लिखें चाहे आप यहाँ तक लिखें, आपका उत्तर सही है। अब ऐसी स्थिति देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये ऋण होता तब क्या करते? तब भी हम ऐसे ही करते, बस आपका क्या हो जाता, ये ऋण हो जाता और ये कोष्ठक में चल रहा होता। अब जब हम 7 और 8 का एलसीएम निकालते, 56 आता, 56 में हम 7 का भाग देते हैं, 8 मिलता, 8 × 3 = 24 हो जाता, ये धन का धन आ जाता। अब देखिए यहाँ ऋण चिन्ह होता तो क्या करना होता। अब फिर से हम दूसरे डिनोमिनेटर, दूसरे हर का जो है 56 में भाग देंगे, 8 × 7 = 56, 7 मिला, 7 का गुणा अब हम किस में करेंगे? ऋण 4 में। तो 7 धनात्मक है, ऋण 4 ऋणात्मक है, दोनों का गुणनफल क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो 7 × 4 = 28। तो अब ये हो जाता आपका -28। और जब आप इसको फिर आगे बढ़ाते तब इसमें क्या बदलाव हो जाता? ये बटे, देखिए हमेशा बटे का चिन्ह बराबर या आपका ये जो चिन्ह है इसके सीध में होना चाहिए। 56 हो गया, ये 24 हुआ, धन ऋण ऋण, ये क्या हो गया? 28। अब आपका उत्तर बदल जाएगा। तो 24 में 28 घटाया कितना आया? ऋण 4/56। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ऋण 1/4 ये आपका क्या होता? उत्तर। चाहे यहाँ तक लिखो चाहे यहाँ तक लिखो। तो अगर ये यहाँ पर ऋण होता तो, वैसे यहाँ ऋण होता तो बदलाव आता। अब एक स्थिति और बता दूं कि मान लेते हैं यहाँ पर ऋण होता, तब आप क्या करते? तो तब आपके मन में ये आएगी 7 और ऋण 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने धनात्मक संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि ये धन है और ये क्या है? ऋण है। तो धन भागित ऋण क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो आपकी ये संख्या क्या बन जाएगी? ऋण 4/8, माने इससे जो पहली स्थिति बताया था वैसी स्थिति बन जाएगी। कब? जब हर में सिर्फ ऋण रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से आप क्या करके लेके चलेंगे? ऋण लेकर चलेंगे और इसी प्रकार से आपका प्रश्न हल होगा। अब मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति रहती, यहाँ भी ऋण रहता, यहाँ भी ऋण रहता,
तो हम पहले इसको व्यवस्थित कर लेते। ये क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/8 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप 7 और 8 का एलसीएम निकाल के आगे बढ़ेंगे, ये ऋण का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पहले वाली स्थिति में इसका उत्तर आएगा। तो ये है परिमेय संख्याओं का जोड़ना। अब एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याएं थी तो हमने इस तरीके से जोड़ा। अब अगर 2 से अधिक परिमेय संख्याएं रहेंगी तब क्या करेंगे, देखते हैं। नाउ we have to add more than 2 rational numbers। ओके, चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए हमारा प्रश्न है मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो ऋण 1/3 धन 4/9 धन ऋण 3/18। अब देखिए यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं हैं और तीनों के बीच में क्या है, धन का चिन्ह है। इसका मान ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/3 + 4/9 + -3/18। इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर वी हैव टू ऐड मोर देन 2 रैशनल नंबर्स। तो जो प्रोसीजर है हल करने का, जो विधि है वो वैसे ही है जैसे 2 के लिए है। 2 के केस में हम 2 हरों का एलसीएम निकालते थे। 3 के केस में या 3 से अधिक के केस में हम जितने भी परिमेय संख्याएं सब के हर का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 3 परिमेय संख्याएं हैं तो हम 3, 9 और 18 तीनों क्या हैं, डिनोमिनेटर्स हैं। ठीक है, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 3, 9, 18। तो चलिए देखते हैं 3, 9, 18। एक मिनट में आप लोगों को पुस्तक भी दिखा दूं, कौन सा पुस्तक है, क्योंकि मैं फिर ध्यान से बात हट जाएगी। तो आप लोगों को मैं दिखा दूं कि किस प्रकार जो है आपको पुस्तक में कौन सी चीज़ कहाँ से ढूंढना है। देखिए ये पुस्तक है कक्षा 6वीं की। ठीक है, ऐसी ही पुस्तक आपको मिलेगी कक्षा 7वीं की। ये कक्षा 8वीं की पुस्तक है। ये पुस्तकें कहाँ से आई हैं, ये हमारे जो हिंदी मीडियम के जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी गणित की पुस्तक है। ठीक है, तो ऐसी दिखने वाली पुस्तक रहेगी। इसमें जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है उसका शायद पहला ही पार्ट जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए वापस आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3, 9 और 18 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। तो 3, 9 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम कोई ऐसी संख्या लेंगे एक भाग देने के लिए जिनका इन तीनों में से कम किसी एक में भाग चला जाए। वो संख्या कोई भी हो। तो मान लेते हैं हम 2 से शुरू करें। 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, वही उतार दिए। 9 में नहीं जाएगा, उतार दिए। 18 में 2 × 18। अब देखिए, अब अगर हम 2 चुनते हैं यहाँ पर भाग देने के लिए, तो ना तो 2 का भाग 3 में जाएगा, ना 9 में जाएगा, ना 9 में जाएगा। तो हम 2 को चुन नहीं सकते। 3 को लीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से दीजिए, 1 में भाग नहीं जाएगा, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। हमेशा याद रखना, जब भी आप लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम निकालेंगे आपको नीचे में 1, 1, 1 की स्थिति मिलना है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 दैट इज़ 18। तो इन तीनों का एलसीएम क्या मिल गया, 18 या 18 मिला। अब हम इस 18 का भाग 18 में भाग देंगे इस पहले हर का। पहला हर कितना है, 3 है। तो 3 का भाग देंगे 18 में। 3 छक्के 18, कितना आया, 6। इस 6 का गुणा पहले संख्या के अंश में। पहले हमने हर का भाग दिया इस लघुत्तम में, अब जो आया उसका गुणा करेंगे किसमें, अंश में। तो देखिए ये अंश ऋण के साथ लेना, कितना है, ऋण 1 है। ठीक है, तो ऋण 1 × 6, ऋण 6 धन
इस 18 में दूसरी परिमेय संख्या के हर का भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 2 मिला, 2 का गुणा उसी के अंश में कर दीजिए, 2 चौक 8 धन। इस 18 में इस 18 का भाग दीजिए, 1 मिला, 1 का गुणा ऋण 3 में कीजिए, ऋण 3 कोष्टक में लिखिए। ठीक है, तो आप देखिए 18 ऋण 6 धन 8 धन ऋण 3। समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो ऋण 3 और ऋण 6 कितना हो गया, ऋण 9 धन कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाई 18। तो ऋण 9 में 8 जुड़ा, ऋण 1 आया बटे 18, आपका ये क्या हो गया उत्तर। थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं। नाउ इफ़ वी हैव टू ऐड दिस 3 रेशनल नंबर्स, देन व्हाट विल वी डू, वी विल फर्स्ट find out the LCM of these 3 denominators, which are 3, 9 and 18. So this is where I calculated the LCM. So first divide by 2. So 3 will not be divided by 2, so we take here 3, carry it forward 9. Now 2 9 ja 18. Now if we take here 2 to divide all these 3 9 9 3 numbers, 2 will not be able to divide any of these 3, so 2 is not suitable, so we will have to leave 2. Now go to 3. Now if we take here 3, 3 1 ja 3, 3 3 ja 3, 3 3 ja 3. Now again take 3, so 1 will carry forward here, 3 1 ja 3, 3 1 ja 3. You have to always remember that here you need to have 1 1 1 situation. If you get this situation, then you can you should be assured that the process of finding LCM has been completed. Now what will be the LCM of 3 9 18? It will be 2 into 3 into 3, that is 2 3 ja 6, 6 3 ja 18. 18 is your LCM. Now write down 18 here as a denominator of your answer. Now divide these 18 firstly by this denominator of first rational number. So divide 18 by 3, you get 3 6 is 18, that is 6. 6 into what is the numerator, -1. So multiply this -1 with that result which we got by dividing this 18 with 3, that is 6. So 6 into -1, that is -6. Now divide this 18 by this second denominator, that is 9. 9 2 is 18. 2 into 4, that is 8. Now this 18 to be divided by this 18, that is 1. 1 into -3, that is -3. So here now open this bracket, so it will be -6 plus 8 plus minus minus, that is 3. Now -3 and -6 both carries the same sign, that is minus, so add them, it will become -9 plus 8, -9 by plus 8 by 18, that is -1 by 18. So this is the procedure to add more than 2 or 3. Even you can do in this way 4 5 6 rational numbers, how to add. तो ये था परिमेय संख्याओं का जोड़ना। अब जब आप परिमेय संख्याओं का जोड़ना सीख चुके हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और सीखना पड़ेगा, परिमेय संख्याओं के योग के गुण। 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 So properties of addition of rational numbers, परिमेय संख्याओं के योग के गुण। तो इससे संबंधित जो पहला नियम है या पहला लॉ है वो ये है संवरक नियम। संवरक नियम, तो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। हो सकता है मैं पहले बता दूं, मैं मूल रूप से हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने इंग्लिश मीडियम की गणित की कक्षाएं बहुत साल पहले ली थी,
तो किसी टर्म में शायद मेरी गाड़ी रुक जाए तो फिर मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। नेचुरली हम हिंदी ही बोलते हैं रोज़ स्कूल में भी, तो इंग्लिश के टर्म्स हो सकता है इन बिटवीन कहीं पर मैं मिस कर जाऊं। ओके, तो संवरक नियम क्या है? व्हाट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स? परिमेय संख्याओं के योग का संवरक नियम। ये संवरक नियम ये बोलता है कि दो परिमेय, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होगी, सदैव एक परिमेय संख्या होगी। ये है संवरक नियम। अब व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्लोजर प्रॉपर्टी? इफ वी एड टू आर मोर देन टू रेशनल नंबर्स, देन ऑलवेज वी विल गेट अनदर रेशनल नंबर। ओके, तो दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या रहेगा? एक परिमेय संख्या ही होगी। माने इफ यू ऐड रेशनल नंबर्स, ऑलवेज यू विल गेट रेशनल नंबर्स irrespective of whatever be the number of those rational numbers which you are going to add। दो या दो से अधिक हो, 10 हो, 50 हो, सबको जोड़ोगे, हमेशा परिमेय संख्याओं जोड़ने से आपको परिमेय संख्या मिलेगी, और इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों क्लोजर बोले, क्यों संवरक बोले? कि ये परिमेय और परिमेय को मिलाकर परिमेय देता है। इट गिव्स रेशनल on adding rational and rational। okay, that's why this is closer। okay, it is closed within the set of rational numbers। कुछ भी करोगे वहीं का उत्तर आपको मिलेगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और 3/4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 5/4। क्या मिलेगा? 5/4 मिलेगा, ठीक है ना। तो 5/4 मिलेगा, तो 5/4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। दैट मीन्स हमने दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया, हमको क्या मिला? रेशनल नंबर मिला, और यही क्या है? हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है या संवरक नियम है। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या 1-17 परिमेय संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न ये है कि whether 1, -17 and 0 are rational numbers। तो जैसे ही हमसे कोई पूछेगा कि whether 1 is or -17 or 0 or 1000 is a rational number, तो जो लोग गणित के विद्यार्थी नहीं हैं उनको ये लग सकता है कि नन ऑफ दिस नंबर्स आर कैरिंग एनी डिनोमिनेटर, माने इनमें से किसी भी संख्या का हर नहीं है भाई। प्रथम दृष्टया ऐसे ही लगेगा, इन संख्याओं का चूंकि हर नहीं है, और परिमेय संख्याओं की परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या होना चाहिए? अंश और हर। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ नंबर, अ रेशनल नंबर इज व्हाट? इट शुड कंटेन a numerator as well as a denominator। तो हम देखेंगे कि इनमें किसी के पास क्या नहीं है? हर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं भैया ये परिमेय संख्याएं नहीं, दीज आर नॉट रेशनल नंबर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखिए क्यों। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1। -17 को हम कैसे लिख सकते हैं? -17/1। 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक नियम है कि अगर 1 से किसी संख्या को भाग दिया जाए, इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज द रिजल्ट। तो हम किसी भी संख्या को 1 से भाग दें तो हमको वही उत्तर मिलता है, अर्थात उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता। तो इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1, इसको -17/1, इसको 0/1। अब इन संख्याओं को ऐसे ना देखकर इस रूप में देखना पड़ेगा। नाउ दिस वन हैज़ बिकम 1/1, ये 1/1 बन गया। नाउ दिस फॉर्म ऑफ दिस वन 1/1 का 1/1 वाला जो रूप है, इसका अंश भी है, हर भी है,
और दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है कि इसके हर में शून्य नहीं है। तो ये पूरे क्राइटेरियाज पूरे करता है परिमेय संख्या होने का, इसलिए 1/1 परिमेय संख्या मतलब 1 भी परिमेय संख्या। ऋण 17/1 बन गया, अंश भी है, हर भी है, हर में क्या नहीं है, शून्य नहीं है, तो ऋण 17/1 परिमेय संख्या, अर्थात ऋण 17 भी एक परिमेय संख्या है। 0/1, ठीक है, अंश में शून्य है, हो सकता है, हर में शून्य नहीं है, तो अंश बटे हर हुआ, हर का मान शून्य नहीं है, 0/1 परिमेय संख्या, दैट्स वाई 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। सो जितने भी नंबर्स आप देखिए, ठीक है, वो धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, ऑल आर रेशनल नंबर्स। ओके, हम डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो परिमेय संख्या के रूप में आ जाएंगे। तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि अगर आप यहाँ पर इस नियम को नहीं जान रहे होते और आपको कोई पूछता कि 1/2 धन 1/2 बराबर 1 आता है, तो दो परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमको एक परिमेय संख्या नहीं मिली, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक नियम का क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन पैदा हुई, विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई। तो ये कैसे हुआ, तो कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं आई है। आधा 1/2 एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, दोनों को हमने जोड़ा तो हमको 1 मिला, लेकिन 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, किस रूप में, 1/1 के रूप में। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमको हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी। ये था परिमेय संख्याओं का योग। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमेय नियम। दूसरा क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम, ये क्या है, परिमेय संख्याओं के योग का दूसरा नियम है, ठीक है। क्रम विनिमेय नियम, मैं इसका अंग्रेजी में नाम याद कर रहा हूँ, तब तक बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रम विनिमेय नियम ये बोलता है कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय यदि उनका क्रम बदल दिया जाए तो योगफल अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये है probably its name is commutative or cumulative property. Okay, I am unable to recall it properly. तो ये क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ते समय हम उनका क्रम को बदल दें, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उनका योगफल क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, if we are adding 2 or more than 2 rational numbers, if their order is changed, even then the result will be unchanged। तो जो आपको योगफल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, result, which one, after adding those numbers, so if we change the orders and add them, the result will be same, कोई भी योगफल में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए 3/4 और ऋण 2/8, इसको हमने जोड़ना है। तो पहले हम 3/4 को पहले लिखे, फिर ऋण 2/8 को बाद में लिखे। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम ऐड किया, 4 और 8 कैल्शियम आया 8, 8 में 4 का भाग दिए 2, 2 3 6, धन का धन, फिर इस 8 में इस 8 का भाग दिए 1 आया, 1 गुणित ऋण 2 कितना मिला, ये 6, धन ऋण 2/8, दैट इज 4/8 बराबर 1/2 मिला। अब हम इनका क्रम बदल देना, वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ these two numbers. So now first you write -2/8, then you write 3/4,
एंड ऐड देम एंड सी व्हाट हैपन्स। तो 8 और 4 को हमने जोड़ा, हमको मिला 8। 8 में हमने 8 का भाग दिया, इस 8 में इस 8 का 1 गुणित ऋण 2 दैट इज ऋण 2, धन का धन। इस 8 में 4 का भाग दिया हमने, 2 मिला, 4 2 का गुणा 3 में कीजिए 6, ऋण 2 में 6 को जोड़िए, हमको मिला 4, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखिए जब 3/4 पहले था और ऋण 2/8 बाद में था तब भी हमको 1/2 मिला। हमने उलट दिया, ऋण 2/8 को पहले लिखा, 3/4 को बाद में लिखा, तब भी हमको क्या मिला, 1/2 मिला। ये साबित करता है कि एट द टाइम ऑफ एडिंग इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द रेशनल नंबर्स देन द रिजल्ट विल बी सेम। स्थान बदल देंगे, क्रम बदल देंगे तो उनका जो योगफल है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यही क्या है, आपका क्रम विनिमय नियम है। तो वीडियो की लेंथ को भी मैं ध्यान में रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग थोड़े वीक नेटवर्क एरिया में रह रहे होंगे। इन वीडियोस का एकमात्र उद्देश्य ये है उस क्लास के बच्चों को, उस तबके के, उस वर्ग के बच्चों को थोड़ा सा मेरी ओर से मदद पहुंचाना, जो लोग किसी कारण से बड़े महंगे कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पाते हैं या जो पारिवारिक रूप से सक्षम नहीं हैं या ऐसे क्षेत्रों को बिलोंग करते हैं जहां बहुत सुविधाएं नहीं है, उनको मैं छोटा सा एक प्रयास कर रहा हूं कि अपनी ओर से कुछ सहयोग कर सकूं। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं और मैं चाहता हूं कि एक ग्रुप बनाऊं जिसमें वो लोग जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ें, और आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9039814882। आप लोग इस नंबर पे मुझको हाय देंगे तो मैं जो ग्रुप बना रहा हूँ उस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। आप लोग अपने प्रश्न डाल सकते हैं, मुझको जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों के जो क्वेरीज रहेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये है मेरा मोबाइल नंबर। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, ये वीडियो अगर पसंद आया तो अपने उन सारे दोस्तों को इसका लाभ लेने के लिए इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना, बहुत जल्दी मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ। यदि संभव हुआ तो आज ही दूसरा वीडियो बनाऊँगा। कम से कम रोज़ एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं भेजता रहूँगा। नमस्कार।